सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 14 आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। आर्यभट्ट पाठ का परिचय इस प्रकार है कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। भारतवर्ष की अमूल्य निधि क्या है कि ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता। दशमलव जो पद्धति है उसके आदि के जो प्रारंभिक प्रयोक्ता जो थे आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हीं एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ है। इस पाठ में आर्यभट्ट जो हमारे गणित के प्रयोक्ता हैं उनके बारे में यह पाठ बताया गया है। तो हम इस पाठ को इस प्रकार से देखेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशाया च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। कि इसका अन्य अनुवाद हम देखेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोधम यस्ति यत् सूर्यो गतिशीलम इति। कि निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सौरंचल पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी धुरी यानी कि अक्ष पर ही घूमती है। यह सिद्धांत अब पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीतः महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टः पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उद्भ्रांत यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौका स्थिर मनुभवति अन्यायन च प्रदनार्थ गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीः स्थिर मनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थों को देख लेते। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि पूर्व दिशायाम यानी कि पूर्व दिशा में उदेति यानी उदित होता है और पश्चिम दिशायाम यानी कि पश्चिम दिशा में अस्तम यानी कि अस्त और गच्छति यानी हो जाता है। दृश्यते यानी देखा जाता है।
हिम यानी कि निश्चय ही, लोके यानी संसार में, और परम यानी परंतु, न यानी नहीं। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखें। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है, परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी यानी कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसके द्वारा खंडन किया गया। उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों का गतिशील समझता है। इस प्रकार ही गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है या समझता। इसका अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ है 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानित तनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्र निकषा आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। हम इस मूल पाठ जो दिया हुआ है इसका हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि ख्रीस्ताब्दे यानी ईस्वी में, षट्सप्तति यानी कि 76, लब्धवा ने लिया, विरचिते ने लिखित यानी कि लिखा हुआ, ग्रंथ यानी ग्रंथ में, उल्लिखितम यानी कि उल्लेख है, वर्णन है इसका। ग्रंथोऽयं यह ग्रंथ, त्रयोविंशति यानी कि 23 और वैशी यानी आयु में या अवस्था में, उम्र में, ज्ञायते यानी ज्ञात होता है या पता चलता है, यत यानी कि निकषा यानी पास में, वैधशाला यानी ग्रह नक्षत्रों की जानने की प्रयोगशाला, अनेन यानी इसके अतिरिक्त, इयम यानी यह, अनुमीयते यानी अनुमान है, और तस्य यानी उनकी, कर्मभूमि यानी कार्य करने का स्थान। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में वर्णन है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। इसका अगला हम अध्याय देखेंगे, वो इस प्रकार है कि आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषां सम्बद्ध वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम्
आदधाति आर्यभट्टः फलितज्योतिषशास्त्रेण विश्वसिति स्म। गणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनमात्रत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतुनामको दानवो नास्ति कारणम्। तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यपरितः भ्रमत्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथिवीसूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है कि आर्यभट्टस्य यानी कि आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट नामधेयः पुरुषस्य है ना, गणित ज्योतिषा यानी कि गणेश ज्योतिष से संबद्धम यानी संबंधित, संख्यानाम यानी संख्याओं का, आकलनम यानी आकलन, आदधाति यानी रखता है, फलित ज्योतिष शास्त्र यानी कि फलित ज्योतिष शास्त्र में, विश्वसिति स्म कि विश्वास करता है, गणितीय यानी गणित से संबंधित, गणित है ना, और पद्धत्या यानी कि पद्धति से, कृत्रिम यानी किए गए, और आधत्य यानी आधार मानकर। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान कैसे संबंधित है? तो गणित ज्योतिष से, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। संख्याओं का आकलन क्या करता है? वहाँ पर महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु नामक दानवों, कि दानव जो थे राहु केतु कारण नहीं है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये ही तीन कारण हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसका अंतिम पैराग्राफ हम देखेंगे। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः समाजनस्य काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। स पण्डितमन्यानाम् उपासात् पात्रं जात। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातीगानीमिनी दृष्टा। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः
शिखर पुरुषः आसीत्। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि समाजे यानी समाज में नूतनानां विचाराणां यानी कि नए विचारों को स्वीकारने कारण यानी कि स्वीकार करने में काठिन्यम यानी कठिनता का अनुभवंती की अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टस्य यापि यानी कि आर्यभट्ट का भी विरोध यानी कि विरोध यानी उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई और पंडित तमन्यामना यानी कि स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों लोगों का जातः इन्हें बन गया। पुनरपि यानी फिर भी कालतिगामिनामी यानी कि समय को लांघने वाली दृष्टा यानी दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा या आधुनिक वैज्ञानिकों ने, है ना, तस्मिन यानी उसमें, सिद्धांते यानी सिद्धांत में, समादार यानी आदर और प्रकटित यानी प्रकट किया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गए। फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें और उसके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह किया गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष था, यानी कि शिखर पुरुष, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष था। इस प्रकार से आर्यभट्ट के बारे में हमने पढ़ा। ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इसके अनुवाद को आप समझेंगे, याद करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।